आज हमारे साथ हैं जिया, जिनसे हम जानेंगे उनकी गैटबी की सक्सेस के बारे में, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, जो इतनी अच्छी उन्होंने रैंक लेके आई है गैटबी में, उसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई करी, वो सारी चीज़ें आज हम जिया के थ्रू जानने वाले हैं। तो गुड इवनिंग जिया, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर, मैं अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो जिया मुझे और मेरी ऑडियंस को, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं गैट 2024 के, उनको अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं? आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ? वो सब थोड़ा-सा बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। ओके, सबसे पहले तो मैं आईफेस को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म दिया मुझे, ताकि मैं अपना जो जर्नी है वो शेयर कर सकूँ सबके साथ। तो मेरा नाम जिया नवश्री है एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम सिरोही राजस्थान, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन लाइफ साइंसेज़ में कंप्लीट की है फ्रॉम हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वेरी तो गुड। ग्रेजुएशन पिछले साल कंप्लीट हुई थी और उसके बाद मैंने 1 साल का ब्रेक लिया था फ्रॉम टू परस्यू माय पैशन व्हिच इज़ म्यूज़िक, और वेरी उसके गुड। बाद मैंने इस साल पोस्ट ग्रेजुएट के एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स दिए। ओके, सो मतलब आपने म्यूजिक को, पैशन को कंप्लीट करने के साथ ही साथ गैटबी का प्रिपरेशन किया है ना? राइट। ये तो देखो, एक बहुत अच्छी बात है, अब हम जिया से जानने वाले हैं कि उन्होंने कैसे चीज़ें करी। वो एक चीज़ें जान के आपको भी अच्छा लगेगा कि एक ऐसा एस्पिरेंट जो म्यूजिक के पैशन के साथ-साथ भी प्रिपरेशन कर सकता है और इतनी अच्छी रैंक ला सकता है। तो जिया, आपकी गैटबी में इस बार जो रैंक आई है वो कितनी रैंक है? सर, मेरी 98 रैंक है, अनरिज़र्व्ड 98 रैंक है। ओके, कैटेगरी। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तो मेरा एक सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अभी आपको कैसा लग रहा है, राइट? मतलब जब आप एग्ज़ाम देके आए थे गैट बी का, तब आपको ये एक्सपेक्टेड था या एक सरप्राइज़िंग है आपके लिए? कैसा? आपको फ़ील क्या हो रहा है? एक्चुअली मैंने जैसी प्रिपरेशन की थी और जैसा पेपर आया था, अनफॉर्च्यूनेटली उसमें थोड़ा डिफ़रेंस था। ओके। क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन काफ़ी लेट ही स्टार्ट की थी, लाइक मार्च के अराउंड ही मैंने प्रिपरेशन शुरू की है। ओह! उससे पहले मैं कुछ कर नहीं रही थी एंट्रेंस रिलेटेड ख़ास। तो मैंने अपनी पढ़ाई तभी से शुरू की थी, बट मेरा मेन फ़ोकस जैसे इम्यूनोलॉजी इन सब सब्जेक्ट्स पे था। लेकिन जो इस साल पेपर आया था गैट बी का, उसमें इकोलॉजी के भी कई क्वेश्चंस आ गए थे फॉर एज़ सरप्राइज़। अगर हम पीवाईक्यूज़ देखें तो वो नहीं थे वहाँ पे। तो पेपर थोड़ा ठीक ही था। तो मुझे एक्सपेक्टेड इतना नहीं था कि 100 के अंदर आ जाएगा। मुझे लगा था थोड़ा 100-150 के बीच में मे बी समवेयर। ओके। सो देखो, एक्सपेक्टेड की बात तो ऐसी है कि हम जब मेहनत करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमें मिलता ही है। हम रिज़ल्ट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए हमें। हमें बस अपनी मेहनत पे काम करना चाहिए। और जो आपने मुझे एक चीज़ बताई, वो मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइज़िंग है। जैसे आपने बोला कि सर मैंने मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट करी, राइट? और गेट बी का एग्ज़ाम कब हुआ था अपना? मई में कौन से महीने में? 13th हुँ? मई 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 में हुआ था। कितना महीना लगा अपने को? मार्च, अप्रैल, मई। मतलब कहा जाए तो रफली ढाई महीना, राइट? यस सो सर। ढाई महीने में आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव करी, ये एक सच में बहुत अच्छी बात है, एक सरप्राइज़िंग है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ से एक मोटिवेशन स्टूडेंट हम ये ले सकते हैं कि अगर जिया ढाई महीने में इतनी अच्छी रैंक ला सकती हैं, तो आप लोग जो 6 महीने अगर प्रिपरेशन करते हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो मोर देन सफिशिएंट है। गेट बी के एग्ज़ाम में सिंगल डिजिट रैंक भी आप लेके आ सकते हो। आपके सामने सामने एग्ज़ाम्पल हैं जिया, जिन्होंने केवल और केवल ढाई महीने प्रिपरेशन करी, जो भी एक साथ ही साथ म्यूजिक का पैशन भी इन्होंने कंप्लीट किया। तो वेरी गुड जिया, बहुत अच्छे। तो थैंक नाउ यू माय सर। क्वेश्चन इज़ कि आपने बोला सर मैंने मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, राइट? तो अभी हम जानते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया? आपने किन-किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करी? थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए अपनी। ओके। तो सबसे पहले तो सिलेबस को डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने सामने रख लीजिए और उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। मेरा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था, जो इतने कम टाइम में भी मेरे को हेल्प हुई इन द एग्ज़ाम, वो ये था कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो 3 साल की थी, उसमें जो पढ़ाई की थी, वो बहुत अच्छे से की थी, बहुत मन लगा के की थी, और उसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो जो लोग अभी पढ़ रहे हैं फ़िलहाल अपनी ग्रेजुएशन में, उनसे मेरा ये कहना है कि प्लीज़ लाइटली मत लीजिए कि ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, तो ये हो जाता है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर देख के भी है। हुँ, आप अपना पेपर सिर्फ़ अपनी नॉलेज के लिए अच्छे से पढ़िए, भले ही आपका यूनिवर्सिटी पेपर ईज़ी आता हो, लेकिन वो नॉलेज आपको आगे काम ज़रूर आएगी। तो क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई काफ़ी अच्छी, तो मैंने अपने सारे नोट्स निकाले पुराने, सब मुझे वो बहुत काम आया। तो मैंने सबसे पहले सिलेबस को सामने रखा और उसमें अंडरलाइन कर लिया
गैडबी का सिलेबस सबसे पहली बात तो दिखता बड़ा है पर है नहीं, वो है जस्ट नहीं। इलैबोरेटेड है। उन्होंने एक-एक टॉपिक को स्पेसिफाई कर दिया है वहाँ पे, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, बट एक्चुअली वो बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं कई सारे। देखो घबराना नहीं है। देखो जैसे जिया, क्योंकि जिया से आप मोटिवेशन ये ले सकते हो कि अगर ढाई महीने में ये कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, ये इनकी मेहनत है और इनका पीछे का जो उन्होंने बोला कि कॉलेज में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। तो ये भी एक सबक है स्टूडेंट, हम हमेशा बोलते हैं कि हम कॉलेज में क्या करते हैं कि सेमेस्टर लाइक ठीक है यार हो जाएगा, 1 दिन रात पहले पढ़ लेंगे, पास हो जाएँगे। तो आप अगर सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ोगे तो उसका आउटपुट आपको कहीं न कहीं मिलेगा, जैसे जिया को मिला है। उन्होंने केवल ढाई महीने में इतनी अच्छी रैंक निकाली। ओके जिया, अभी आप कंटिन्यू कीजिए। यस सर। तो सिलेबस देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल बल्कि अच्छा है कि उन्होंने इलैबोरेट किया हुआ है ये चीज़। यही चीज़ आप सीयूईटी में देखेंगे तो उन्होंने इलैबोरेट नहीं किया है, वो जस्ट टॉपिक के नाम लिख के छोड़ देते हैं हाँ, हाँ, कि हाँ, हाँ, आप हाँ। खुद पढ़ लीजिए अपने हिसाब खुद से। पढ़ लीजिए, राइट, राइट। तो गैडबी में ये बहुत फ़ायदा है। फिर मैंने उसमें अंडरलाइन किया कि इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे पक्के-पक्के हैं, लाइक जो सेमेस्टर्स में मुझे बहुत अच्छे लगते थे और जिनमें मेरी पकड़ अच्छी है। जैसे कि आरडीटी हो गया, वो काफ़ी अच्छा था मेरा, और जेनेटिक्स हो गया, और इम्यूनो की भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। तो इन पे मैंने अंडरलाइन कर लिया कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे से आते हैं। उसके बाद मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए देखना शुरू किया। तो मुझे मेरे ही एक फ्रेंड ने, जिसने लास्ट ईयर गैडबी क्लियर किया था, उसी ने आईफेस के बारे में भी बताया था। अच्छा। तो मैंने सर्च किया उसके बारे में यूट्यूब पे वगैरह, और मैंने एक कोर्स भी लिया, गैडबी प्रिपरेशन कोर्स था, और उसके साथ मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ली थी। मैंने दोनों लिए थे, और उसके अलावा मैंने यूट्यूब से भी हेल्प ली। तो जो सब्जेक्ट्स मेरे वीक थे, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, उसमें मेरी इतनी पकड़ नहीं थी। तो मैंने वो सारे सब्जेक्ट्स जो मेरे टॉपिक्स वीक थे, वो मैंने आईफेस के कोर्स से पढ़े, जो लेक्चर्स थे टीचर्स के, उससे पढ़े। लेकिन पढ़ाई से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है, एक तो आप सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सिलेबस के बाद सबसे पहले पीवाईक्यू निकाल लेती हूँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बिना पढ़े, अभी पढ़ती नहीं हूँ, उससे पहले मैं पीवाईक्यू निकाल लेती हूँ। अगर जैसे गैडबी अभी 3 बार ही हुआ था इस साल से पहले, 3 साल के ही थे, उससे पहले जेएनयू बीटी था। तो राइट, मैंने राइट। साल के पीवाईक्यू निकाले और उनको अच्छे से स्टडी कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया, ना आंसर लगाए उन पे, ना कुछ। मैंने सिर्फ टॉपिक लिख दिया कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर से आ रहा है, ये आरडीटी से आ रहा है, ये इससे आ रहा है। उससे क्या है, एक रफ आइडिया हो जाता है कि हाँ, इस वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। देखो तो जिया ने जितनी बातें बोली उसको मैं कंक्लूड करूँ तो बातें वो स्टूडेंट आपको मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, और अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह पढ़ोगे और जो इसने जो बात बोली है वो एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान है, कि सर मैंने पहले सिलेबस को एनालाइज़ किया, अच्छे से सिलेबस को अंडरलाइन किया, उसके बाद मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया। कभी भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कम टाइम में आप तभी निकाल सकते हो जब आपने उसको अच्छे से एनालाइज करके उसके एग्जाम की नब्ज को पकड़ा, जो जिया ने उस पर रिसर्च करी और उसका आउटपुट आपके सामने है। तो स्टूडेंट मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ बच्चे कि आप जब भी एग्जाम प्रिपेयर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन में चले जा रहे हैं अंधी दौड़, क्योंकि क्या होता है ना, मेहनत है बट हर किसी का एग्जाम या रैंक नहीं आती है। रैंक उसी बच्चे की आती है जो एक लिमिटेड होके स्मार्ट स्टडी करता है। स्मार्ट स्टडी में यही सारी चीजें आती हैं जो जिया ने आपके सामने अभी बताई, कि उन्होंने कैसे पीवाईक्यू का एनालिसिस किया, कैसे सिलेबस का एनालिसिस किया, और सबसे अच्छी बात मुझे उसकी ये लगी कि सर मैंने वीक पॉइंट्स पे काम किया, राइट। जो एक एस्पिरेंट्स को हमेशा करना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपकी वीकनेस क्या है, आपके कौन से कमजोर सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको ज्यादा टाइम देना है, राइट। वो उन्होंने सारी चीजों को एक एक टिक बॉक्स चेक बॉक्स को टिक करती गई और आउटपुट आपके सामने ऑटोमेटिकली आएगा। ये मैं बात हमेशा बोलता आ रहा हूँ, राइट। तो ठीक है जिया, ये स्ट्रेटजी आपकी बहुत अच्छी है। मैं अपने सारे एस्पिरेंट्स को यही बोलूंगा कि इसी तरह से प्रिपरेशन को किया जाए। नाउ अभी आपने एक बात बोली कि सर मैंने पेड कोर्स ज्वाइन किया आईएफएस का और मैंने वहां से वीक सब्जेक्ट्स को कवर किया, राइट, इकोलॉजी एंड ऑल, ठीक है। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बायो के स्टूडेंट्स में, मैं भी पढ़ाता हूँ तो मैंने एक फेस करी है कि कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है फिजिक्स, लाइक केमिस्ट्री, मैथ। जो पीसीएम ग्रुप है उसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप हो जाता है, तो बायो स्टूडेंट स्पेशली घबराते हैं। मानती हूँ, इस बात से एग्री करती हूँ। बिल्कुल सर। तो इसमें मुझे ये बताओ कि आपने पीसीएम ग्रुप को कैसे हैंडल किया, और अगर एक एस्पिरेंट है तो उसको कितना पीसीएम ग्रुप पे टाइम देना चाहिए, या वो स्किप भी कर सकता है, राइट। तो आपका क्या लगा, आपने क्या किया, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे। तो मुझे प्रिपरेशन के टाइम सिलेबस से ये पता था कि मेरी फिजिक्स वीक है, विच इज़ अ ट्रुथ, और जो ज़्यादातर बायो के बच्चों की होती है।
और स्पेशली 12th के बाद हम टच में नहीं रहते हैं उस सब्जेक्ट से, एग्ज़ैक्टली, ग्रेजुएशन में भी तो हम सब छूट जाता है पीछे, तो बेसिकली वो याद भी नहीं होता है। एग्री, एग्री। तो मैंने फिज़िक्स को बहुत कम टाइम दिया बिकॉज़ मुझे यही पता था कि यहाँ पे मेरा अगर पॉइंट वीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा भी पढ़ लूँगी तो इतना नहीं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन्स आ रहे थे, मैंने क्वेश्चन्स देखे थे, तो मैंने देखा कि वो बेसिकली जिसको अगर डिटेल नॉलेज नहीं होगा, वो नहीं कर सकता। और मेरे पास 2.5 मंथ्स का ही टाइम था। और मज़े की बात ये है कि पहले 2.5 मंथ्स भी नहीं थे, 1 मंथ था। ये एग्ज़ाम पहले 23 अप्रैल को होने वाला था, जो बाद हाँ, में फिर एंड शिफ्ट हुआ था। पोस्टपोन कर दिया था। तो हुँ, मार्च में मेरे दिमाग में जो डेट थी वो सिर्फ़ 1 मंथ की थी, तो उस टाइम में मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मैं किसी ऐसे सब्जेक्ट पे टाइम दूँ जो मेरा ऑलरेडी बहुत ही वीक है। राइट, राइट। लेकिन उसमें भी जैसे मोशन इन 1D प्लेन, 2D प्लेन, ये वाले क्वेश्चंस हो गए, जैसे लॉज़ ऑफ मोशन पे जो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो वो सर आपकी क्लासेस मैंने बहुत सारी अटेंड की हैं उनके ऊपर, मोशन पे। और अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व करने में टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएँगे। और ऑन यूट्यूब पे भी बहुत सारे सेशंस हैं आईफेस के जो मैंने अटेंड किए थे। बाकी राइट, केमिस्ट्री पे मेरी पकड़ थी टू सम लेवल, और उसमें भी ना कुछ चैप्टर्स हैं, केमिकल गुड। काइनेटिक्स है, या फॉर दैट मैटर सॉलिड स्टेट से भी एक बार क्वेश्चन आया है, मुझे इतना याद है। ऑर्गेनिक से आते हैं क्वेश्चंस काफ़ी। तो तो मैं तुम्हारी बातों से मैं एक चीज़ जान पा रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे से रिसर्च करी, राइट? हाँ, एग्री? आपने हर एक चीज़ को समझा कि मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। क्योंकि ऐसा कभी-कभी क्या होता है कि हम फिज़िक्स पढ़ते चले जाते हैं, जबकि हमें पता है कि उसका वेटेज रत्ती भर का है, छोटा-सा वेटेज है। कभी-कभी एस्पिरेंट्स बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि उसका इतना वेटेज है और उसको टाइम इतना दे देंगे, जो कि हुँ, एक सबसे बड़ी गलती होती है। और मैं ये मानता हूँ, जैसा इन्होंने बोला है, कि आपको मैक्सिमम टाइम अपने बायो के सब्जेक्ट्स पे देना है, बिकॉज़ उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। यस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने अगर फार्मूला बेस्ड भी कर ली चीज़ें, कर ली आप थी। अगर फार्मूला लिस्ट भी बना लेते हो, तब भी आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है? जैसे इन्होंने किया, मैक्सिमम टाइम नहीं दिया, टाइम दो, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं आप उसको स्किप करो, क्योंकि आप अगर स्किप करके जाओगे तो मेबी आप वो फार्मूला पढ़े होते तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाता, राइट? तो आप उसको यस। पढ़ो, बट उतना टाइम मत दो कि आपका वो जो 80% सिलेबस है वो रह जाए, जो जो कि आपका स्ट्रॉन्ग ज़ोन है, राइट? एग्री? मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मुझे पार्ट ए में जितनी हेल्प हुई है वो सिर्फ़ आईफेस के यूट्यूब वीडियोज़ से हुई है। ये हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और केमिस्ट्री में भी मैम ने जो टेबल्स बना के फॉर्मूले बताए थे कि केमिकल काइनेटिक्स के ये फॉर्मूले हैं, आप याद कर लीजिए। और क्वेश्चंस थे, मोल कांसेप्ट, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो राइट। वो सारे मुझे बहुत हेल्प हुई। मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं खोली, कुछ नहीं किया, बिकॉज़ मेरे पास टाइम ही नहीं था। जिनके पास टाइम है वो खोल के पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, एग्री विद यू। बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने उसी से किया है पार्टी का प्रिपरेशन। मैथ्स मेरी अच्छी भी है और मुझे पसंद भी है मैथ्स टू सम लेवल, तो उसके क्वेश्चंस करने में मुझे बहुत मजा आता था। इनफैक्ट मुझे रुकना पड़ता था कि बस इतनी ही इसमें करनी है, इससे ज्यादा आगे नहीं टाइम दे सकती। मतलब ये तो मैं बहुत कम लोगों से सुनता हूँ, स्पेशली बायो के स्टूडेंट से, कि सर मुझे मैथ पसंद है, राइट? बच्चे सर बोलते हैं कि सर मैथ से मुझे नफ़रत है ना? वो बेसिक मैथ्स जो गैडबी में आती है उतनी मैथ्स मुझे पसंद है। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। उसी का आज नतीजा है कि आपकी इतनी अच्छी रैंक है। नाउ, तो जिया आपने बीच में मेंशन किया था कि सर मैंने टेस्ट सीरीज़ भी लिया था, टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाया, राइट? तो मुझे एक क्वेश्चन ये बताओ, और हमारे एस्पिरेंट्स को भी ये बताओ, कि टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस किसी भी प्रिपरेशन में कितना रहता है, और आपके इस रैंक लाने में जो आपकी सक्सेस रही, उसमें टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल रहा? टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल ये था कि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आप उसको पढ़ लेते हैं एक तरह से, लेकिन आपको वो फाइनली क्वेश्चंस करने पे वो चीज अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप चेक एग्ज़ैक्टली। कैसे करेंगे? मतलब आप क्योंकि अपने आप को एनालाइज़ कैसे करोगे? एनालाइज कैसे करेंगे? क्योंकि राइट, आप यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, वो जनरली सब्जेक्टिव होते हैं। तो हमारी पढ़ाई का बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही अलग होता है। सब्जेक्टिव के हिसाब से हम लंबे-लंबे आंसर रटते हैं, या फ्लो चार्ट्स, या जो ग्लाइकोलिसिस है तो साइकिल पूरी हम याद करते हैं। बट जब हम ऐसे एग्जाम्स पे आते हैं, यहाँ आता है ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन का पूरा नजरिया ही चेंज हो जाता है। तो शुरू एग्ज़ैक्टली। में मैं जो टॉपिक पढ़ती थी, मैं उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करती थी, चाहे वो टेस्ट सीरीज से हों, चाहे वो यूट्यूब में एक सीरीज थी 2000 प्लस क्वेश्चंस वाली, वो मैंने अटेंड की थी। पीवाईक्यूज हो गए, जो मैंने नोट किया था कि ये आरडीटी से है, या तो अगर मैंने आरडीटी कंप्लीट किया है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने। शुरू में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि
हम पढ़ने का हमारा नज़रिया वैसा नहीं था मेरा बिल्कुल भी कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो पाएँ। तो शुरू में ऐसे कॉन्फिडेंस लो हो जाता था कि इतनी पढ़ाई कर ली पर क्वेश्चन नहीं हो रहा। बट वो एग्ज़ैक्टली। क्वेश्चन करते मुझे पढ़ना भी आ गया। तो टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा ये था कि जो क्वेश्चन सॉल्व करती थी उससे मेरा पढ़ने का भी पर्सपेक्टिव बदलता था, कि मुझे इस चीज़ को इस तरह से देखना है। इस तरह से देखना है। और उसमें आपको अपनी गलतियाँ भी पता लगती हैं, राइट? कि बिल्कुल, आप अभी कहाँ पे गलत हो सकते हो, कहाँ पे करेक्ट हो, उसको और अच्छे से कौन-सा टॉपिक जो है अपना कमज़ोर है, उसको कवर करना है अच्छे से। वही। जैसे जिया ने बोला कि सर मैंने प्रैक्टिस बहुत करी और प्रैक्टिस करते-करते मैंने सीखा। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चे स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगा। स्टार्टिंग में जब आप न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे, प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो रहा है। बट आपको हार नहीं माननी, आपको वही सारी प्रॉब्लम्स मल्टीपल टाइम्स करनी है। और हमेशा ध्यान रखो थ्योरी से ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थ्योरी पढ़ने से आप कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। या कोई भी टॉपिक जैसे मुझे भी बायो के टॉपिक पता फॉर एग्ज़ाम्पल आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा। हुँ, तो आपने अगर थ्योरी पढ़ ली तो आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आपको पूरा माइक्रोबायोलॉजी आ गया है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आपने जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाया, आपने उसका क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं किया, तब तक आप नहीं कह सकते कि आप उस टॉपिक में परफेक्ट हो चुके हो, राइट? तो हमेशा ध्यान रखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है? हाँ, तो टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस जैसे जिया ने बताया कि सर हमें अपने आप को एनालाइज कौन करेगा? कौन बताएगा कि हम कितने बेहतर हैं? एक स्ट्रेटजी हमें बना के जानी है एग्जामिनेशन हॉल में। तो वो स्ट्रेटजी आपकी टेस्ट सीरीज ही आपको देगा कि उस 3 घंटे में आपको परफॉर्म कैसे करना है, राइट? आपको कौन से सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करना है? कैसे उस प्रेशर को हैंडल करना है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको टेस्ट सीरीज़ ही बताने वाला कोई आपका फ्रेंड नहीं बता सकता या मैं भी नहीं बता सकता, राइट? आप जब अपने आप को टेस्ट सीरीज़ लगाएँगे, ऑटोमैटिकली आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ को कभी भी इग्नोर ना करें अपनी प्रिपरेशन के दौरान। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जिया कि जो कि आज के बच्चों की, आज के स्टूडेंट की, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन, राइट? डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा जो हाथ है वो आजकल रील्स का, राइट? सोशल तो मीडिया का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके टाइम पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सोशल मीडिया आप यूज़ करते रहे होगे ज़रूर। उसको आपने कैसे हैंडल किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान और उस डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचे? थोड़ा-सा वो मेंशन कीजिए हमारे स्टूडेंट्स। तो ये तो मानने वाली बात है कि वो बहुत एडिक्टिव होता है, इसलिए बहुत डिस्ट्रैक्टिव भी होता है। तो एक स्पेशली बार आजकल जब से रील आया है, तब से इतना एडिक्टेड हो गया है कि अगर आप रील चलाते रहो, वो 5-10 मिनट की जगह आपके 1 घंटे कब निकल जाएँगे आपको पता नहीं लगेगा, राइट? हाँ, तो वो चीज़ में हम कैसे मतलब हैंडल करें, उस चीज़ को कैसे मैनेज करें? तो मैं ये करती हूँ जब भी मुझे कोई जैसे मेरे सामने टारगेट है फॉर एग्जांपल कि अगर 1 महीने बाद मेरा कोई एग्ज़ाम है तो सबसे पहले मैं अनइंस्टॉल कर देती हूँ ये सारी अनइंस्टॉल कर देती हूँ। ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। आपने अब अनइंस्टॉल कर दिया, अब आपकी समस्या ही खत्म हो चुकी है, फिर राइट? दिन में 1 या 2 बार सफारी या क्रोम से चला लो उसको क्योंकि वहाँ से चलाने में थोड़ा कष्ट होता है, नहीं, लॉगिन बिल्कुल करना सही पड़ता है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। है। ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम पढ़ ही रहे हो, है ना? और सबसे ज़रूरी बात मेरा जो फ़ोन है, मेरा जो पर्सनल वो मैं रखती थी दूसरे कमरे में, जब मैं पढ़ाई करती थी। अच्छा, अच्छा, ओके। उसको मैं दूसरे कमरे में रखती थी और एक स्पेयर फ़ोन था, अगर किसी के पास स्पेयर नहीं हो तो मम्मी का, पापा का, भाई-बहन किसी और का जिसमें आपकी लॉगिन नहीं हो मतलब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। चेक ना करें, राइट। क्योंकि पढ़ते वक़्त बहुत डाउट्स आते हैं, गूगल की ज़रूरत पड़ती है, आई एग्री उसको चेक करना पड़ता है आपको पढ़ते-पढ़ते, तो मैं वो दूसरा फ़ोन रखती थी जिसमें कुछ भी नहीं है सिवाय गूगल के, ताकि मैं अपनी सर्चिंग कर सकूँ क्योंकि अपना खुद का फ़ोन रखोगे तो डेफ़िनेटली डिस्ट्रैक्शन हो। नोटिफ़िकेशंस आएगा, जब आप पढ़ने बैठोगे नोटिफ़िकेशन ज़रूर आएगा या फिर आप उस नोटिफ़िकेशन को क्लोज़ करो, है ना? वही। राइट, तो मैं ये कोशिश करती थी, मैं उसको दूसरे कमरे में रखती थी और मुझे एक चीज़ 2 चीज़ शेयर करनी है जिसने मेरी बहुत हेल्प की। एक तो ये था कि मैं हमेशा टाइमर लगा के पढ़ती थी ओके, फ़ोन। वेरी गुड। क्योंकि क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें फिर लगता है 4 घंटे बीत गए, हमने कितनी पढ़ाई की इसके अंदर। तो बेसिकली ये है कि आप खुद को लिमिट कर दीजिए। मेरा जैसे पर्सनली मेरा अटेंशन स्पैन छोटा है। कई लोग बैठ जाते हैं घंटों तक बट मेरा अटेंशन हाँ, स्पैन वो दैट डिपेंड्स इंडिविजुअली एक्चुअली, हाँ। वो सबका अलग-अलग है। तो अगर आपका अटेंशन स्पैन छोटा है, तो जैसे आपने घंटे भर का टाइमर लगा दिया, अब उस 1 घंटे के लिए आप चिपक जाओ किताब से। उस 1 घंटे के लिए आप कुछ और मत सोचो, कहीं और मत देखो। भले ही खुद को ये मोटिवेशन दे दो कि 1 घंटे बाद रील देखूँगा या राइट, बिल्कुल सही। ठीक है? तो आपका मन भी लगेगा उसके अंदर। अगर आप एक टाइम के लिए खुद को लिमिट कर दोगे,
कि मेरे को अभी 1 घंटा ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा लोड मत दो खुद को। फिर 1 घंटा पढ़ लिए, फिर आपने ब्रेक ले लिया 15 मिनट, जो भी आपको घूमना-फिरना है, खाना-पीना करना है, वो सब कर लिया आपने 15 मिनट, आधा घंटा, फिर दोबारा से टाइमर लगा। और डेली का टारगेट जैसे था, शुरू में मेरा था कि मैं 3 घंटे तो मिनिमम करूँ, 1 दिन। और जैसे-जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आ रही थी, उसको मैंने बढ़ा भी दिया था। 4 आवर्स, 5 आवर्स उसके हिसाब से। लेकिन टाइमर लगा के, तो आप रात को सोओगे तो आपको सैटिस्फैक्शन भी होगी कि आज मैंने कट टू कट 5 आवर्स की पढ़ाई की है। बिल्कुल, तो मतलब बहुत आपकी जो बातों से इतनी मैच्योरिटी निकल के आ रही है, इतना मोटिवेशन, मुझे खुद मोटिवेशन मिल रहा है कि जैसे जिया बोल रही है कि टारगेट बेस्ड स्टडी, राइट? जब आप टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे, तो जब आप रात में बेड पे जाओगे तो आपको एक सैटिस्फैक्शन रहेगा कि आपने जो टारगेट्स आज डिसाइड किए थे सुबह उठ के, वो आपने टारगेट कंप्लीट किए। मैं ये नहीं कहता आप अपने टारगेट को 8 घंटे रखो, 5 घंटे रखो, 3 घंटे रखो, दैट डिपेंड्स इंडिविजुअली टोटली। किसी की कैपेसिटी ज़्यादा है, किसी की कैपेसिटी कम है पढ़ने की, बट आपको रेगुलर, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दिन ब्रेक लिया आपने। आप 3 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बट आपको रेगुलर वो 3 घंटे के टारगेट्स को कंप्लीट करना है। कंप्लीट ठीक है, तो करना। जैसे जिया ने किया, जिया की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बोलती थी कि सर मैं मोबाइल अपना दूसरे कमरे में रख देती थी और अपना इस पर मोबाइल ले लेती, जिसका बिकॉज़ गूगल की, नेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी पढ़ाई के टाइम। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है आप कैसे करो, बट कोशिश करो हमेशा कि अपना पूरा का पूरा जो प्राइमरी फोकस है वो अपनी पढ़ाई पे रखो, और उस पढ़ाई के टाइम के अलावा आप रील्स देखो, कुछ भी करो, वो आपकी लाइफ है। बट आपका जो प्राइमरी फोकस है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको आपको निकालना है। आपका जो मोटिवेशन है, व्हाई आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए, तभी वो आपका मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा। इस चीज के लिए हमेशा सोशल मीडिया जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करती आ रही है, उसको थोड़ा सा साइड में करें ताकि आपकी प्रिपरेशन में दिक्कत ना आए। बहुत अच्छी बात है जिया। अच्छा जिया, आपका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में भी कुछ रैंक आया है, एक बार हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मैंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया था और उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 14 आया है। तो वेरी गुड, फिलहाल मैंने कांग्रेचुलेशन। वहीं एडमिशन ले लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से भी और पूरी टीम की तरफ से आपको। मेरा एक लास्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मुझे आप अपना थोड़ा सा हॉबीज के बारे में बताइए। मतलब प्रिपरेशन के अलावा जब आप फ्री टाइम होते थे तो आप कैसे अपना फ्री टाइम को स्पेंड करते थे? सर आपके क्वेश्चन को आंसर करने से पहले 1-2 बातें और बताना चाहूँगी मैं। हाँ, श्योर श्योर। जो मैं टाइम वाली बात कह रही थी, तो राइट राइट। उस टाइम जैसे आपने 3 या 5 घंटे का टाइम चुना है, तो उसको भी मैंने डिवाइड किया हुआ था कि मुझे पार्ट ए को इतना देना है और पार्ट बी को इतना देना है। क्योंकि दोनों ज़रूरी हैं, आप पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते हो पार्ट ए को। एग्जैक्टली। क्योंकि पार्ट बी में ज़रूरी नहीं है आपको जो 60 क्वेश्चंस करो वो सारे सही हो। राइट। तो वहाँ पे जो जैसे केमिस्ट्री था और मैथ्स था जो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स, तो मैं डिवाइड कर देती थी कि अगर 1 घंटा मैं पार्ट ए को देती हूँ और 2 घंटा मैं पार्ट बी को देती हूँ। जितना भी टाइम स्पैन आप चूज़ करते हैं, उस हिसाब से उस उसको हिसाब से डिवाइड आपको रेशियो फिक्स करना पड़ेगा, पार्ट ए का कम और पार्ट बी का ज्यादा है। ज़्यादा, राइट। बट वो ज़रूरी है, तो जरूरी है। वो प्लीज़ इग्नोर मत करना, जितने भी बच्चे दे रहे हैं। और एक और चीज़, मैं शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाती थी, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई, जैसे जो प्लांट सेल वॉल एक तरफ लिख लिया और वो किसमें क्या कौन-सा मटीरियल होता है सेल वॉल। इस टाइप के छोटे-छोटे टेबल्स और छोटे-छोटे फ्लो चार्ट्स, वो आपको एंड मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यही आते हैं कि फंजाई का सेल वॉल क्या है या प्लांट का सेल वॉल क्या है, या जैसे एक तरफ सारे वायरसेस, जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है वायरसेस का, बच्चे जानते होंगे, तो उसमें एक तरफ आप वायरसेस का क्लासिफिकेशन लिख लो, उनका एग्जाम्पल लिख लो। तो ये सारे छोटे-छोटे टेबल्स ने मुझे बहुत हेल्प की लास्ट डे, उससे 1 दिन पहले जब मैं रिवाइज कर रही थी। तो मीन्स लाइक शॉर्ट नोट्स, राइट? शॉर्ट नोट्स भी बनाना बहुत जरूरी है। जिया की बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो जिया ने शॉर्ट नोट्स पे भी फोकस किया है। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं आप हमेशा बना के चलते रहें, साथ ही साथ ये आपको लास्ट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, बिकॉज लास्ट टाइम पे आप उतना मोटे जो नोट्स है अपने, उसको आप नहीं रिवाइज कर सकते। शॉर्ट नोट्स को कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप उससे निकाल सकते हो, राइट? तो हमेशा शॉर्ट नोट्स साथ ही साथ बनाते हुए चलें। अब ठीक है, मैं तो मैं आपसे पूछ रहा था हॉबीज के बारे में। हाँ, उस पे अब आते मैं हैं। क्वेश्चन पे आती हूँ। तो मैंने जैसे कि बताया, मेरी हॉबी, मेरा पैशन है म्यूजिक को लेके बहुत बड़ा, और काफी बचपन से ही मैं गाती हूँ, और मैंने कई इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखे हैं। यूट्यूब में मेरा चैनल भी है। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। ये पूरा साल मैंने एक्चुअली उसी को डेडिकेट किया था, अपने पैशन को, क्योंकि पढ़ाई के साथ आप उतना टाइम नहीं दे पाते हो, स्पेशली व्हेन साइंस फील्ड से हो आप तो। एग्जैक्टली।
वो टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने खाली टाइम में कोशिश करती थी, जैसे मुझे गिटार बजाती हूँ, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ काफ़ी अपनी पैशन को फ़ॉलो कर। तो जैसे मैं थक गई काफ़ी देर पढ़ते-पढ़ते, तो मैं गिटार लेके बैठ जाती हूँ और कुछ गाने गा लिए, गाने सुन लिए, म्यूज़िक बना लिया। मैं अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स भी बनाती हूँ, तो वेरी गुड। हाँ, उन्हीं पे काम करती हूँ, या मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, तो वन्स इन अ वीक एक मूवी चलती है, भले ही प्रिपरेशन भी कर रहे हो, नहीं, बट वे बहुत ज़रूरी है साथ-साथ में, बिल्कुल सही है। हफ्ते की एक मूवी आप देख सकते हो। बिल्कुल और देख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही खुद को ये मोटिवेशन दे दो कि अगर मैंने मंडे टू सैटरडे रोज़ 5 आवर्स कर लिए, तो संडे को मैं खुद को ये मूवी की ट्रीट। एग्ज़ैक्टली। तो वो बहुत बड़ा वो डोपामाइन बूस्ट रहता है जब आप थक जाते हो पढ़ते-पढ़ते। आप अपनी फ़ेवरेट पिक्चर देख लो, फ़ेवरेट सीरीज़ देख लो। और उसके अलावा एक पॉइंट है कि जो फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ है वो बहुत ज़रूरी है, उसको मत मिस करिए। लास्ट के 5-10 दिन हो सकता है कि आपको थोड़ा लॉन्ग सिटिंग देना पड़े, तो आपकी मिस होगी। लेकिन कोशिश करें प्रिपरेशन के साथ भी, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो उसको प्लीज़ साथ में ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू रखें। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि प्रिपरेशन के दौरान आप मतलब कितने सारे चीज़ों को करते थे, लाइक म्यूज़िक, अपना पैशन भी आपने फ़ॉलो किया, आपका चैनल भी है, आप और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप हमेशा पढ़ो ही मत। पढ़ाई के बाद जो आपका जो टाइम है उसमें आप अपनी हॉबीज़ को कंप्लीट करो ताकि आपकी सारी चीज़ें साथ ही साथ चलती रहें। कभी-कभी स्टूडेंट्स इतना टेंशन ले लेते हैं, इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि नहीं बस पढ़ना ही है, बस पढ़ना ही है। ऐसा आपको किसी ने नहीं बोला बच्चे, बस अपने टारगेट्स को हमेशा कंप्लीट करो। आपका प्राइमरी फ़ोकस वो रहे, उसके बाद अपना जो भी बचे हुए टाइम में आप अपने आप को जिससे आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है, चाहे आप वो भी कुछ भी हो सकता है, बुक्स पढ़ना, हुँ। मूवीज़ देखना, म्यूज़िक सुनना, एनीथिंग दैट कैन बी राइट फॉर इंडिविजुअल वो डिफर कर सकता है। बट आप अपने पैशन को ज़रूर करते रहें साथ ही साथ। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बोलूँगा, एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में और आया है। जैसे आजकल क्या है ऑनलाइन चल रहा है सब राइट? तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन प्रिपरेशन में आपको कितना मतलब ये बेहतर लगता है? क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि आपके साथ आप घर पे हो राइट? आप जब घर पे बैठे हो तो आपके पास घर पे बहुत सारे काम और आते होंगे, लाइक मम्मी ने ये बोल दिया, ये कर दो। बहुत सारे काम ऑब्वियस सी बात है जब हम घर पे होते हैं तब आते हैं। तो आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन कितना आपके लिए बेहतर है ऑनलाइन ऑफलाइन से या ऑफलाइन बेहतर है? आपके हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? या फिर आपने वो चीज़ों को कैसे मैनेज किया? तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे ऑनलाइन प्रिपरेशन बहुत पसंद है। मैं रही हूँ ऑफ़लाइन बाहर यूनिवर्सिटी के टाइम भी, और तो जब आप एक अकेले रहते हो घर से बाहर, तो आपके सिर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? जो भी राइट, लाना है वो आपको ही लाना है, जो भी करना है वो आपको ही करना है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वो आपको ही मैनेज आपको ही करना देखनी है। है। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिल पाए जब आप किसी हॉस्टल में या पीजी में रहते हो, और बल्कि और डिस्ट्रैक्शन होते हैं क्योंकि दोस्त ही दोस्त हैं, सब बैठ गए दोस्त नीचे, टाइम निकल गया पता नहीं चलेगा पता बातों नहीं में। चला। तो मैं पर्सनली घर पे बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, और मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो ये काम मुझे मतलब जब मैं पढ़ रही हाँ, होती हूँ उस टाइम पे मुझे कोई नहीं, डिस्टर्ब। हाँ, बिल्कुल ये इंडिविजुअली डिपेंड कर सकता हाँ। है। तो उस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, बल्कि मुझे घर में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ज़्यादा पीसफुल लगता है, कि मेरा अपना कमरा है, मेरा अपना एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और और किसी आपको सिर्फ़ पढ़ना है, आपको बाकी टेंशन नहीं कि मुझे खाना भी बनाना है या फिर बाहर का खाना है, उससे थोड़ा हेल्थ खराब होती है जब हम बाहर रहते हैं तो। वो सारी टेंशन ना हो के आपको सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। वो मुझे भी फ्री ऑनलाइन का यही सबसे फ्री अच्छा हो बेनिफिट जाती लगता है। है, और क्लासेस भी आप अपने टाइम के हिसाब से बैठ गए करने के लिए। कोई ऐसे एग्ज़ैक्टली। बाउंड नहीं है कि आपको इसी टाइम यहाँ जाना है टू अटेंड दिस क्लास। तो मैं बहुत बार, मेरी रात को पढ़ने की आदत है, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, तो देर रात तक, तो मैं रात को बैठ के क्लासेस अटेंड करती थी 12-12 बजे। सबसे बड़ा बेनिफिट जो अभी आपने बोला यही है ऑनलाइन का कि आप अपने दिमाग के अनुसार जब आपका माइंड कंफर्टेबल है उस पढ़ाई के लिए, तब आप उस लेक्चर को देख सकते हो। ऑफलाइन में एग्ज़ैक्ट क्या होता है सम टाइम क्या होता है कि हमारा मन नहीं है उस क्लास को लेने का, बट स्टिल हमें लेनी पड़ेगी। देनी अगर पड़ती। मैंने वो क्लास मिस करी वो दोबारा लेक्चर में नहीं देख सकता। बच्चे का मन नहीं है बट फिर भी उसको लेना है और जब मन नहीं है तो आपको पता ही है कुछ दिमाग में जाने वाला है नहीं। बट यहाँ पे आप खुद के मालिक हो, सपोज़ करो आपका दिन में मन नहीं है, ठीक है अभी मत देखो। रात में आपका पढ़ने का मन है, कुछ लोग होते हैं रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो आप अपने अनुसार चीज़ों को कर सकते हो और एक ही चीज़ को बार-बार देख सकते हो। ये सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ऑनलाइन का लगता है।
ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ माय लास्ट इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारी एस्पिरेंट हैं, गैट भी 2024 के या फिर जो भी बच्चे आईआईटी जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो बच्चे, अभी अच्छा खासा टाइम है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन डायरेक्शन वे में कर पाएँ? मैं यही फर्स्ट मेरी एडवाइस सबको ये रहती है कि चिल रहो, ज़्यादा लोड मत लो, क्योंकि जनरली लोग बहुत लोड ले लेते हैं बड़ी-बड़ी चीज़ों का, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ये आप एग्ज़ैक्टली। मान के चलिए, आप टांग लीजिए अपने टेबल के आगे या कहीं भी। बच्चे अभी से सोचेंगे मुझे आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला तो, मुझे आईआईटी गुवाहाटी नहीं मिला तो क्या होगा, मुझे जेएनयू नहीं मिला तो क्या होगा। वो वैसे भी आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं, आप उन्हीं को कंट्रोल कर सकते हो जो आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में। तो वो टेंशन प्लीज दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगे टेंशन लेकर भी, बात ये है। और टेंशन से तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट होगी, ये एग्ज़ैक्टली। ज्यादा बड़ी बात है। तो ये लीव इट। वैसे भी कृष्ण जी ने कहा है गीता में कि आपको फल की चिंता नहीं करनी है, तो आप फल की चिंता मत करिए। जस्ट आपके हाथ में आपका हार्ड वर्क है, आपका प्रैक्टिस है, आप कितना स्मार्ट और प्रिसाइज हो अपनी प्रिपरेशन में, वो राइट, मैटर। राइट। मतलब तो आप आप अपनी प्रोसेस पे भरोसा रखें, है ना? प्रोसेस पे भरोसा रखें एंड बी स्मार्ट, बी बी प्रिसाइज। स्मार्ट। जब आप पढ़ रहे हो, भले ही आधा घंटे का टाइमर लगा के पढ़ रहे हो, पर उस आधे घंटे में डू नॉट डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट स्टडी। तभी आपको वो चीज हेल्प करेगी। भले वही ही है ना, आप जैसे आपने बोला, कृष्ण जी ने कहा, कृष्ण जी ने ये भी कहा है कि कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कभी निष्फल नहीं होगा। तो मतलब इनका ये कहना है कि आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उसमें ईमानदारी रखो। ऐसा नहीं कि आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो या अपने मन के सैटिस्फैक्शन के लिए पढ़ रहे हो कि नहीं आज मेंटली बस 2 कहीं घंटा और पढ़ना हो, है। आपके आगे किताब खुली है तो उसका कोई मीनिंग नहीं। कोई मीनिंग नहीं है। राइट, वेरी गुड। तो मेरी यही एक एडवाइस है सबको कि बस चिल रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जहाँ भी एडमिशन होगा आपके लिए बेस्ट ही होगा जो होगा, तो उसमें बिल्कुल। बिल्कुल भी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए अभी से। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं इस इंटरव्यू को देख के ज़रूर अपने आप को मोटिवेट करेंगे और अपने आप को और ज़्यादा पुश करेंगे अपनी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच थैंक जी। यू सर।